अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में पहले स्टोरी वगैरह दिया होगा। तो इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरू करने से पहले सीक्वेंस है उस वर्कशीट वाला में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझने से पहले क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया है। कुछ कहानी के जरिए समझेंगे कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ क्या है, कहाँ पर इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस प्रोग्रेशन को, इस सीक्वेंस को, जो भी है इसके टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो है इसमें पहला जो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इस चीज़ को कि आखिर होता क्या है, क्यों है, क्या है। ठीक है, तो स्टोरी को पढ़ेंगे पहले। इसमें लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। तूने बहुत सारा देखा होगा कि पैटर्न का मतलब नमूना, मतलब कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न में कोई चीज़ तुम देख रही हो, समझ रही हो, उसी के बारे में बोला है। जैसे कि पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, कोई फूल है, सनफ्लावर सूरजमुखी होता है, उसके जो पेटल्स होते हैं, देखते नहीं फूल होता है तो कुछ कुछ ढंग से वो अरेंज होता है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पर नंबर्स में पढ़ेंगे। नंबर्स में कुछ नंबर्स अरेंज्ड है, एक उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई खास पैटर्न है। ठीक है, उसी तरीके से हनीकॉम्ब समझते हो क्या होता है? क्या? हाँ, छत्ता का जो होल्स है वो एक पर्टिकुलर में उसका जो होल है, जो छेद है, वो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल रहता है। उसके जो छेद होते हैं वो भी एक ही साइज के होता है, बहुत सारा, वो भी पैटर्न हो गया। पाइनएप्पल, अनानास है, उसका जो स्पाइरल्स है वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। उस तरह से बहुत सारी चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के जरिए से बताते हैं। जैसे कि रीना नाम की लड़की है, उसको एक जॉब के लिए अप्लाई किया उसने, थोड़ा सा सर को, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई। उसको एक जॉब मिला और स्टार्टिंग सैलरी उसकी मंथली सैलरी है 8,000 रुपये। कितना है? 8,000। इसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको जॉब मिला और स्टार्टिंग सैलरी जो मंथली है क्या है? 8,000, हाँ 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो और विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन योर सैलरी। मतलब अगर एक साल उसने जॉब किया ना तो कितना रुपया का इंक्रीमेंट है, कितना रुपया बढ़ोतरी है उसका? 500 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट उसकी सैलरी, हर सैलरी इन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स एंड सच दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली 8,000। अगर 8,000 12 महीने मिल रहे हैं तो 8,000 मिलेगा ना एक साल में, हर महीने, हर मंथ। फिर नेक्स्ट ईयर जब 2000, अभी मान लो 2023 चल रहा है, तो 2023 तक इसका 8,000 मिलता रहा। जैसे ही 2024 में गई जनवरी में 500 रुपया, 8,500 हो गया। ठीक है, फिर 2025 में गई, अभी 500 ही चल रहा है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? ये पर ईयर है, समझ गई ना? पर ईयर क्या है? 500 रुपये की इंक्रीमेंट है। तो जो 2025 आएगा तो जनवरी से क्या मिलेगा उसको? 8500 पर मंथ। फिर 2026 में क्या होगा? 9,000। ऐसे उसका हर ईयर 500 रुपये क्या होगा? बढ़ेगा उसकी सैलरी में, और वो पूरा 12 मंथ चलेगा। यही बताया। तो एक सीक्वेंस मिला ना हमको देखने को कि 12 महीने तक उसको एक साल में 8,000 रुपया हर महीने मिलता है। फिर अगले साल उसको फिर 8500 मिलते हैं, क्योंकि 500 रुपया हर ईयर उसकी क्या है? इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। फिर 2025 में 9,000 रुपये हो गए। ऐसे कर करके चलता रहा है। हो सकता है बाद में कभी जा करके उसको 1,000 रुपये इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लस 500। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया, पहला समझ में आ गया। अब देखो, अब एक सीढ़ी का एग्जाम्पल दे रहा है। किसका? लैडर। ठीक है ना? तो लैडर में भी उस सीढ़ी की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करना है। उसके बारे में पैटर्न समझा रखा है कि कैसे होगा। देखो, द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ लैडर डिक्रीज इनफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब जैसे देखो,
बॉटम से टॉप तक ये क्या है, सीढ़ी, ऐसा मान सकते हैं सीढ़ी है। ये हम लोग बॉटम से लेकर टॉप जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली पैटर्न को ऑब्जर्व करना है थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये देखो ऊपर सीढ़ी जब खत्म हो रही है टॉप पे, तो इसका सेंटीमीटर कम हो रहा है लेंथ का, है ना। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला सपोज x है, क्या है इसका, ये जो सीढ़ी है ना, एक पहली सीढ़ी, इसको फर्स्ट मान लेना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके 7 इसके रंग्स बने हुए, क्या बोल रहे हैं इसको, रंग्स। ये वाला मतलब सीढ़ी पर रख करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो जब सीढ़ी पे ऊपर जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और बोल रखा है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली का मतलब देखो, इस वर्ड को ध्यान समझना है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज बाय कितना हो रहा है, डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। एक्स है ना, तो इसकी लेंथ क्या होगी, सेकेंड वाला होगी x माइनस 2 सेंटीमीटर, फिर घटाएंगे तो कितना होगा x माइनस 4, इसमें से 2 घटाओ ना, x माइनस 4, x माइनस 6, x माइनस 8, x माइनस 10, x माइनस 12। हो सकता है इसके ऊपर और हो, मतलब खत्म हो गया इसलिए समझ लो कि 7 रंग्स हैं। कितने रंग्स हैं, 7 रंग्स हैं। पहले रंग की जो है क्या है, x सेंटीमीटर स्टार्टिंग, और 2-2 सेंटीमीटर जब ऊपर चढ़ रहा है, हर एक रंग्स की क्या हो रही है, 2-2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा है ना। मान लो कि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर था, सपोज 16 सेंटीमीटर था, कितना था, 16 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 14, 12, 10, 8, 6, 4। तो ऐसे कर करके एक समय आएगा जब 2 सेंटीमीटर होगा, फिर 0 हो जाए, मतलब फिर खत्म ही हो जाएगा सीढ़ी, फिर ऊपर चढ़ गए। तो ऐसे कर करके क्या एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि 2-2 सेंटीमीटर से उसका पूरा रंग, सीढ़ी की जो है ना लैडर रंग्स, वो 2-2 सेंटीमीटर कम हो रही है। जैसे जैसे बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, तो उसकी लेंथ जो है घटती जा रही है, ऐसा समझा गया। समझा, यहाँ पर एग्जांपल 45 सेंटीमीटर लिया, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे कर करके हम लोग घट रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल हो गया। अब देखो थर्ड, देखो ये बेसिकली समझाने का प्रयास है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि जो कि यूनिफॉर्म बेसिस पे काम कर रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब 2-2 घट रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 2 के बाद 6 घट गया, फिर 2 घटा, ऐसा नहीं ना है, बराबर घट रहा है। तो यही बताने का प्रयास है। हाँ, डिफरेंस क्या है, 2 के बीच में सेम है। इसी से हम लोग फिर अर्थमेटिक प्रोसेस समझेंगे, है ना। थर्ड जो एग्जांपल है, इन ए सेविंग्स स्कीम, एक कोई सेविंग स्कीम है, बचत करने की स्कीम है। The amount becomes 5/4 times of itself after every 3 years. Amount 5/4 times. 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 1.25 लिख सकते हैं ना। इतना टाइम्स हर एक 3 साल में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हर एक 3 साल में क्या हो रहा है, जो अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है, 5/4 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 1.25 टाइम्स हो रहा है, 1.25 गुना 1.25 टाइम्स वो सैलरी बन जाए, अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 आफ्टर 3, 6, 9, 12 ईयर्स विल बी रिस्पेक्टिवली 10,000, 12,500, ऐसे करके उसका 5/4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। समझी ना। इन्वेस्टमेंट हमने 8,000 किया था, कितना किया था, मतलब किसी चीज को लगाना था, बिजनेस में कुछ भी, उसमें कितना रुपया मैंने लगाया, 8,000। अब 3 साल के बाद वो 10,000 हो गया। 3 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट बोल रहा है कि 8,000 आफ्टर 3, 6, 9 ईयर्स में रिस्पेक्टिवली 10,000, 5,000, ऐसे कर करके बढ़ता जा रहा है। अब इसका 5/4 टाइम्स करो, कितना आएगा,
कितना हो गया 12,500। ये नहीं है, मतलब उसका स्टार्टिंग बोल रहा है कि 10,000 है, फिर ऐसे कर इसका 5/4 करोगी, बोल रहा है ना कि 5/4 टाइम्स है ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। हर एक 3 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जा रहा है, कितना बन जा रहा है 5/4 गुना, मतलब 1.25 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यही पता करना। तो 10,000 के बाद इसका जब मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आएगा, देखो हम लोग जो किए 12,500। ठीक है, जब इसका फिर 5, ये 3 साल बाद हुआ, फिर 6 साल बाद कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 15,625। कितना 625। इसी तरह से हर 3 साल के बाद, ये कितने साल के बाद है, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद, फिर 9 साल के बाद, ये हम लोग 5/4 गुना, मतलब 5/4 टाइम्स बढ़ जा रहा है अमाउंट। यही बताने का प्रयास। ठीक है, बात समझ आ गया? ये चलता जाएगा। क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ तक करने बोलेगा वहाँ तक करेंगे इस तरह का। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अमाउंट का, सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का, 3 साल बाद ये होगा। उसके पहले लेटर का लिए, उसके पहले क्या लिए थे, लेटर के पहले रीना अप्लाई की थी जॉब के लिए, 500 रुपये हर एक साल बढ़ जा रहा था। तो ऐसे करके हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब देखो एक और है, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब है सारे साइड का जो लेंथ होगा कितना है, 1 है, 1 यूनिट है। मान लो कि एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर लो चाहे 1 यूनिट लो, मतलब हम लोग अभी यूनिट लेकर कर रहे हैं। कितना है, सारे सबका लेंथ कितना है, a इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक स्क्वायर है। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विथ साइड 1, 2, 3 respectively units are 1 square, 2 square, 3 square। अब देखो इसका जो एरिया निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1 स्क्वायर। अब एक स्क्वायर ऐसा है, बांट दिया, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो ये देख रही हो, ये 1 + 1 कितना हो गया 2। ये कितना कितना यूनिट का हो गया 2। ये भी कितना का हो गया 2, ये भी कितना का हो गया 2, ये भी कितना का हो गया 2। समझ में आ रहा है? तो अगर हम 2 यूनिट का ले रहे हैं स्क्वायर, कितना का ले रहे हैं 2 यूनिट का, यहाँ पर 1 यूनिट का था तो इसका एरिया कितना आया 1 स्क्वायर। अरे 1 × 1 कितना होगा यार, 1 यूनिट स्क्वायर हो गया ना। 1 स्क्वायर हो गया तो कितना, अब इसको बोल सकते हैं अगर 1 सेंटीमीटर का होता तो क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 1 यूनिट वाला जो है, उसके लिए एरिया कितना हो गया 1 यूनिट स्क्वायर। अब देखो इतने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक है ना, इसमें सबका यूनिट कितना है 1, 1, 4 ब्लॉक का, 4 का जो कंबाइंड है, एक साइड का कितना है इसका, सेंटीमीटर बोलो यूनिट बोलो, लेंथ कितनी है इसकी 2। अरे 1 + 1, यही 4 ब्लॉक ले लिया मैंने, कितना ले लिया 4 ब्लॉक, चारों को फिट कर दिया और लेंथ कितनी इसकी हो गई 2, 2, 2, 2। इसको बोल सकते हैं ना 2 यूनिट स्क्वायर चाहे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लो सेंटीमीटर में, चलो ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 हो गया एरिया, इसका एरिया कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे बोल रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना। फिर बढ़ा देंगे। अब कितना कर दिया था, सब बराबर ले रहे हैं, 1 यूनिट का फिर से ले लिया मैंने, फिर 3 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा, सब मिला करके 4 हो गए, 4 ब्लॉक हो गए। ये वाले कितने हो गए, ये वाले 16 हो गए जी, 16 हो गए ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो पहला लिया था ना 1 यूनिट का, वो कितने हो गए 16 ब्लॉक्स हो गए। तो 16 ब्लॉक्स हो गए, तो अब देख लो इसमें ये कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और चूंकि स्क्वायर है तो सारा साइड बराबर हो जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 4 कर देंगे हम लोग,
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया ना। उसी तरह 2 का स्क्वायर था जो 4 बना था, 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 4 का स्क्वायर 16 था। ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो क्या एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं ना। ब्लॉक्स कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एरिया हम लोग उसका बढ़ाते जा रहे हैं। एक बार 1 यूनिट रखा, फर्स्ट टाइम में क्या रखा 1 यूनिट, सेकेंड टाइम में क्या रखा 2 यूनिट, थर्ड टाइम में क्या रखा 4 यूनिट। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने आगे बढ़ा है। 3 यूनिट भी करेंगे तो 3 ब्लॉक्स लेने पड़ेगा, बीच में छूट गया सॉरी। 3 यूनिट करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर उसका एरिया आएगा ना, जो 3 ब्लॉक लेंगे तो उसी तरीके से। बात समझ आ रहा है। तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया अगर पहले वाला पे 1 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, ऐसे कर करके एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 जितने लेते जाएंगे उतना का स्क्वायर हम लोग करते जाएंगे। देखो वही है ना, ये बढ़ा करके 3 ब्लॉक कर दिया। एक ब्लॉक था 1 से 4 हुआ, फिर 3 दिया 9 हो गया, 1 4 9 16 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया ना हम लोगों ने उसे। ठीक है, बाद में सारा फॉर्मूला वगैरह आएगा, उसके टेंशन मत लो। अभी तुमको बस पैटर्न समझा रहे हैं कि मतलब कैसे है चैप्टर, कैसे शुरू होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है शकीला पुट्स ₹100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स। शकीला जो है, शकीला अपने डॉक्टर के मनी बॉक्स में 100 रुपया रखती है। सपोज करो मम्मी तुम्हारी, कोई तुम्हारा बॉक्स है, गुल्लक होता है, गुल्लक उसी को मान लो कि तुम्हारा गुल्लक है, तुम्हारी मम्मी उसमें 100 रुपया रखी। जब तुम 1 साल की थी, मान लो तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, हमारी मम्मी है, ठीक है। जब तुम 1 साल की थी, तुम्हारी उम्र क्या थी जब 1 साल, तो एक गुल्लक है, समझ लो गुल्लक कैसे बना, जो भी समझना समझ लो। गुल्लक ऐसे होता है ना, यहाँ पर हम डालते हैं पैसा नोट करके, समझो 100 रुपये का नोट डाला था जब तुम कितने साल की थी, ठीक है। बढ़िया समझ, तुम्हारी मम्मी 100 रुपये डाली थी जब तुम 1 साल की थी, ठीक। आगे सुनो, हर साल वो 50 रुपये बढ़ाती है। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? 2008 में तुम्हारा जन्म है। यहाँ लिखिए, मैं जा नहीं पाएगा। चलो 2008 में, आज कितना है 2023, अब आने वाला अगला साल है, उसमें डालेंगे पैसे, ठीक है। तुमको बताना है कि अगला साल कितना पैसा डाल पाएंगे, और हर साल 50 रुपये बढ़ाती है। 2008 में जन्म हुआ था, इस गुल्लक में कितना रुपया आया था 100, ठीक है। 2009 भी आया होगा फिर, ठीक है। तो इसमें जन्म समय बात नहीं है, तुम जब 1 साल के हो गए तब की बात हो गई। जन्म समय कौन डालता है, जन्मदिन के समय डालते हैं ना सर। देखो जब तुम्हारा 1 साल उम्र था तो तुम्हारी मम्मी ने इस गुल्लक में 100 रुपये डाला तुम्हारे नाम का। फिर 2010 आ गया जब तुम 2 साल के हो, और बोला जा रहा है कि हर एक साल तुम्हारी मम्मी 50 रुपये बढ़ाती है। आप कितना डालेंगे, इस गुल्लक में 150 रुपये डाला गया, ठीक है। द अमाउंट्स ऑफ मनी इन रुपीज इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टिल बर्थडे वेयर इतना 100 150 200 250, तो ये बढ़ते जाएगा ना। 200 होगा, फिर 250 होगा, 300 होगा,
देखो इसमें क्या है ना कि हर साल तुम्हारी मम्मी 50 रुपये बढ़ा देती है। जन्म के समय 100 रुपये डाली थी, जन्म के समय नहीं, जब तुम 1 साल के हो गए, समझ लो बर्थडे के लिए, ठीक है, वही लिखा हुआ बर्थडे का लिखा हुआ। बर्थडे के समय तुम्हारे गुल्लक में 100 रुपये डाला गया तुम्हारे नाम का, हर साल 50 रुपये बढ़ा के डाल रहे हैं, बढ़ता जाएगा। तुमको हम लोग क्वेश्चन कैसे पता करेंगे कि 2023 आ चुका है, तो 2023 में तुम्हारा बर्थडे था, बर्थडे भी दिया ना, कब बर्थडे है? 26 मार्च 2009 को समझो कि 26 मार्च इस दिन तुम्हारा बर्थडे है। इस दिन तुम्हारे गुल्लक में, तुम्हारे मनी बॉक्स में 100 रुपये डाले थे मम्मी, फिर 2010, फिर 26 मार्च आया, 1 साल 2 साल हो गए, फिर 150 डाली, मतलब 50 रुपये बढ़ा दी। कितना बढ़ाई? इसमें 50 रुपये बढ़ा रही है 2011 में, ऐसे कर करके बढ़ाती गई वो 12, 13, 2023 आ चुका है, 26 मार्च बीत गया ना, फिर 26 मार्च आएगा 2024, ठीक है, 13 है, फिर 14 आएगा, 15, 16, ऐसे कर करके 2024 आ चुका है। अब तुमको ये बताना है कि 26 मार्च 2024 जब तुम्हारा जन्म, तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी? 16 साल, ठीक है। 2008 में तुम 0 की थी, यहाँ 1 की हो गई थी, 2 साल 3 साल ऐसे कर करके 4, 5, जब तुम 5 साल की थी तो 300 रुपये तुम्हारा गुल्लक में, क्योंकि हर साल 50 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, बात समझिएगा नहीं? स्टार्टिंग पता है ना 100, ऐसा नहीं कि 100 डाली फिर 150 डाली, नहीं, 50 ही डाल दी। वो तो पहला दिन जन्मदिन का खुशी था तो 100 डाली, हाँ, हर साल वो 50 रुपये डाल रही। तो अब 50 बढ़ते बढ़ते यहाँ 300 आ चुका है, जब तुम्हारा 5वां साल था। अब तुम 17 साल की थी तब यहाँ पर क्या है, और 18वां साल में जब पहुँचोगे अगले साल 26 मार्च, तब कितना पैसा हो चुका होगा गुल्लक में, यही तो पता करना होता है। इस चैप्टर में यही तो करेंगे हम लोग, समझे ना? तो अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात समझ में आ रहा है। हम लोग कितने एग्जाम्पल करेंगे? 5। अब देखो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ठीक है। छठा एग्जाम्पल जो है, खरगोश का जोड़ा है, ए पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस ए न्यू पेयर, ठीक है। पहले महीने में ये प्रोड्यूस नहीं करता, सेकेंड मंथ या उसके बाद में आने वाले जितने महीने हैं वो एक नए जोड़े को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, समझ गए ना? ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ। जितने जोड़े जन्म लेते हैं सब अपने पहले मंथ में नहीं, उसके बाद वाले मंथ से फिर स्टार्ट करते हैं एक जोड़े को जन्म देना। सब्सिक्वेंट मंथ समझती हो? सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ में नहीं, उसके बाद वाले मंथ है चालू करता है, ठीक है। ऐसे कर करके वो एक दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन द सेकंड मंथ एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज। एज्यूम क्या करना है, कोई खरगोश मरा नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू 6 मंथ रेस्पेक्टिवली आर 1, 1, 2, 3, 5, 8, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ऐसा है, इसने एक जन्म दिया, ये अब 2 को जन्म दे रहा है, देखो इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब ये भी तो देगा 2 को, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो छठे मंथ में यहाँ पर देखो कुल मिला कितने पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे मंथ में, वही तो कह रहा है। फर्स्ट मंथ में 1 था ना, इसने 1 पेयर को जन्म दिया, ठीक है, समझा रही? फिर इसने उसके बाद ये वाला ये भी, अब ये किसको देगा, 2 को देगा ना, देखो वही तो लिखा है, ईच न्यू
दे प्रोड्यूस ए न्यू पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। पहले क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में ये नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये मंथ्स का संख्या है। पहले महीने में तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। दे आर टू यंग, बहुत यंग है, बहुत जवान है, तो ये पहले मंथ में ये नहीं दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। सेकेंड मंथ में या उसके बाद वाले मंथ में दे प्रोड्यूस न्यू पेयर, एक नया जोड़ा को जन्म देते हैं, ठीक है। और हर नया जोड़ा एक नए जोड़े को जन्म देता है अपने सेकंड मंथ में, मतलब फर्स्ट मंथ सबके लिए खाली है, इसलिए तो फर्स्ट मंथ के पास देख रही है एक ही है, उसके बाद ना वो एरो करके दे रहा है। और 6 मंथ तक हमको कैलकुलेट करना है, देखना, तो 6 मंथ में कितने जोड़े हो जाएंगे वही बताना है। ये भी एक पैटर्न है ना, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो वही लिखा है, इन द एग्जांपल्स अबव वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स। एग्जाम्पल के जरिए हमने पैटर्न को समझा, कुछ एग्जाम्पल्स को देखा, तो बेसिकली हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। In some we find that the succeeding terms are obtained by adding a fixed number। उसमें हमने देखा कि जो अगला टर्म है, मान लो ये टर्म है, सक्सीडिंग मतलब आगे आने वाला, ये है चाहे ये है, ये आगे आने वाला टर्म पिछले टर्म से कुछ जुड़ के आ रहा है। यहाँ पर कुछ x जोड़ रहे थे, यहाँ पर भी x जोड़ रहे थे, यहाँ भी x जोड़ रहे थे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा, कोई एग्जाम्पल में मान लो 1 है, कोई भी एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अगला टर्म पिछले टर्म से जुड़ के आ रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है। इन अदर बाय मल्टीप्लाइंग, कुछ में हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो सक्सीडिंग टर्म्स मिलेगा ना, जैसे यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, ऐसे और टर्म्स हैं, अप टू जाता जा रहा है। इसको भी प्लस एक्स करेंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे कर करके ये भी चलता जाएगा, ये भी हम लोग चलता जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म्स में हम लोग जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, वो सब्सिक्वेंट टर्म मिल रहा है, वो पिछले वाले से कुछ एडिशन में, कुछ मल्टीप्लिकेशन में करके मिल रहा है। बात समझ आ रही है। इन अदर वी फाइंड दैट दे आर स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। स्क्वायर वाला देखा था ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो ऐसे करके किसी में स्क्वायर्स का मिल रहा था। एक पैटर्न, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली पैटर्न्स को ही तो देख रहे हैं, किस तरह का पैटर्न है, स्क्वायर बन रहा है कि एडिशन की कुछ बराबर जोड़ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कुछ जोड़ करके नेक्स्ट टर्म को निकाल रहे हैं, ठीक है। किसी में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उतना ही, मतलब कि इसमें हम 1 था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्व कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म को विद मल्टीप्लिकेशन, विद एडिशन, विद स्क्वायर, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किए, तो ये बता रहा है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन ऑफ दिस पैटर्न्स इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। हमको किस पे ध्यान देना है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा। तो बोल रहा है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अगला टर्म मिलेगा वो एडिशन से मिलेगा, और सारे टर्म्स जो अगले मिलेंगे वो पिछले वाले के सिमिलर काइंड ऑफ एडिशन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर, ठीक है। सक्सीडिंग टर्म्स है, जो अगला टर्म आने वाला है, that are obtained by adding a fixed number to the preceding terms। preceding और succeeding term, मान लो ये succeeding है, ये वाला थर्ड वाला succeeding है ना। succeeding ये वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, preceding टर्म और ये succeeding टर्म, ठीक है। तो वही कह रहा है, we shall also see to find their nth term। हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे nth टर्म। अब तुम बोलोगे n क्या है, n संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज करो 10वां संख्या, हाँ सुना है। एंड द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म्स, अब ये टर्म्स है उसका सम भी देखेंगे हम लोग, तो हम लोग nth टर्म को निकालेंगे, nth टर्म को, और सम ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म्स,
ये दोनों हम लोग निकालने का इस चैप्टर में ट्राई करेंगे। एंड यूज दिस नॉलेज इन सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो वो सिचुएशन को हम लोग भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो अब चलते हैं अर्थमेटिक, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेफिनेशंस एंड ऑल, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब रियल चैप्टर चालू होता है। अभी तक तो हमने पैटर्न को देख रहे थे, समझ रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब चलते हैं उस पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक दो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं लोग, जब भी एपी लिखेंगे समझ आना इसकी बात करेंगे, और चैप्टर का नाम भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें से सारे नंबर्स जो है, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, 1 2 3 4 100, ठीक है। 100 70 40 10 एंड 100, -3 -2 -1 0 100। थ्री 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 100, -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 100। इसमें से क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। ईच ऑफ द नंबर, ये 70 40 कोई भी टर्म मान लो, सब क्या कह रहे हैं हम लोग, टर्म। टर्म का मतलब अगर सीक्वेंस में कुछ चीज लिखी हुई है इस तरह से पैटर्न में, और उसका कुछ भी एक उठाओगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म, ठीक है। कोई एक टर्म दिया हुआ है, कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट अबव, ठीक है। गिवन अ टर्म, कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट अबव। अगर इसके बाद बोला जाता है कि इसके बाद क्या आएगा, तुम लिख सकती हो क्या है, 5, उसके बाद क्या आएगा 6। तो गिवन टर्म जब दिया रहेगा ना, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं। वही इसमें पूछ रहा है कि क्या तुम लिख सकते हो, इफ सो, अगर हाँ, हाउ विल यू राइट इट, कैसे लिखोगे, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जर्व तो कर रही हो ना पैटर्न को, बस नेक्स्ट टर्म लिख देंगे हम लोग। परहैप्स बाय फॉलोइंग ए पैटर्न और रूल, लेट अस ऑब्जर्व एंड राइट द रूल। फर्स्ट केस में क्या है, सेकंड नंबर पहले वाले से एक ज्यादा है, थर्ड टर्म दूसरे वाले से एक ज्यादा है, चौथा टर्म तीसरे वाले से एक ज्यादा। हम बोला था ना कि सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग देखना है और पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो पहला केस सॉल्व हो गया है ना। सेकंड टर्म में देखो 100 के बाद 70 आ रहा है, मतलब 30 घटा रहे हैं ना, फिर 30 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा, फिर 30 घटाएंगे तो ये आएगा, फिर 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, -20, फिर 30 घटाएंगे तो -50 आएगा। तो इस तरह से सोन कर लेंगे, मतलब एक टर्म तुमको पता है और पैटर्न तुमने ऑब्जर्व किया है, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग लिख सकते हैं। सक्सीडिंग प्रीसीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, समझ में सेकंड भी सॉल्व हो गया। अभी तक फॉर्मूला पे नहीं गए हैं, अभी चल रहा है, अभी आएंगे। थर्ड टर्म देखो, -3 -2 -1 0 1 एक एक ऐड कर रहे हैं ना, तो 0 के बाद क्या आएगा 1 1 के बाद 2 3 सोन, ठीक है। ठीक, इसमें देखो 3 3 3 3 3 3 आगे क्या आएगा, +0 +0 -0, एक ही बात हो गई। +0 करोगे 3 +0 +0 या -0, ठीक है। Each term is obtained by adding 1 to the term preceding it। हर एक टर्म को हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं पिछले वाले से, ठीक है। पिछले वाले से अगर 0 ऐड करते हैं तो अगला टर्म आ जाता है, लिख दी। इसमें क्या कर रहे हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या घटा रहे हैं इसमें 0.5 इसमें घटा रहे हैं 0.5, तो -1.5 आ गया। फिर इसमें इस नंबर में से -1.5 में से 0.5 फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 आ गया। अब अगला टर्म बता सकती हूँ 0.5 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 3.0 आएगा, -3.0, फिर -3.5, फिर -4.0, सोल्व। तो यही कहने का प्रयास चल रहा है, ठीक है।
तो अब देखेंगे in all the list above we see that successive terms are obtained by adding a fixed number. देख रही हो +1 फिक्स्ड हो गया वो, ऐड क्या हो रहा है फिक्स्ड नंबर। तो हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी टर्म हम ऐड कर रहे हैं ना पिछले वाले टर्म में, तो वो टर्म आ जा रहा है। अब वो नंबर क्या है जो ऐड कर रहे हो वो फिक्स है, यही ध्यान देना। क्या है? एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म टू ऑब्टेन द सक्सीडिंग टर्म। मतलब पिछले वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो बाद वाला टर्म हमको मिल रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है, समझ गए ना। Such list of number is said to form an arithmetic progression. समझ में आ गया? तो लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन दो एपी डैश करके लिखो डेफिनेशन सक्सेसिव टर्म्स, रुक जाओ लिखो डेफिनेशन। An arithmetic progression is a list of numbers. An arithmetic progression is a list of numbers. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. Adding a fixed number to the preceding term, except the first term. तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है ना, फर्स्ट टर्म अगर पता नहीं रहेगा तो फिर आगे लिखेंगे कैसे? तो फर्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म नहीं हो सकता। फर्स्ट टर्म के पास एक ही चॉइस है कि क्या होने का प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि सेकंड से ही तो काउंट करेंगे ना। सेकंड सक्सीडिंग है, उसके लिए प्रीसीडिंग कौन होगा? पहला वाला टर्म। पहला तो अपने आप पता है, क्वेश्चन में पता है या हमने दे रखा है, इसलिए क्या लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया? बस दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। लिखो कॉमन डिफरेंस, this fixed number is called the common difference of the AP. of the AP. उसके बाद देखो it can be पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो फिक्स नंबर है ना वही क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो, ठीक है। तो लिखो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म, let us denote the first term of an AP, A1, second term by A2, comma, A1 के बाद comma, second term by A2, comma, और nth up to nth term by AN, ठीक है। पहले टर्म को क्या कर रहे हैं हम लोग? ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू जो nth टर्म होगा, nth उसको क्या बोल रहे हैं? nth टर्म। जो n की जगह पे होगा वो क्या होगा? an डिनोट कर रहा है। तो ऐसे करके एक सीक्वेंस बना लिया, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस बाय D, एंड कॉमन डिफरेंस बाई स्मॉल डी, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को A2 से कर रहे हैं, इसी तरह से nth टर्म को AN से कर रहे हैं, एंड कॉमन डिफरेंस बाई तो C डॉट D का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A डॉट P का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे कर रहे हैं, Small स्मॉल d डी से। से। ठीक, समझ आ गया सारी चीज। तो ये सारी चीजें हो गई। देन दी AP बिकम्स A1 A2 अप टू AN। ठीक है, लिख दो एक बार। देन दी AP बिकम्स A1 A2 A3 up to AN dot 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 up to AN. So A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to AN minus AN minus 1 is equal to D is equal to. So A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to dot 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 is equal to AN minus 1। ठीक है, is equal to D। यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। देखो इसके इसके बीच का जो फासला है वो इसके इसके बीच का फासला सेम है ना, जिसको D बोल रहा है, तो वही तो D लिख रहे हैं हम लोग। और इसके पहले वाले टर्म को क्या बोल सकते हैं, AN minus 1। बस यही तो है। इन दोनों बीच की जो फासला है इसके पहले वाले के फासला के बराबर होगा। ऐसे करते करते हम लोग सबको इक्वल करके डी लिख सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, तो वही लिखवा है। ठीक है, दी जनरल फॉर्म नीचे लिखो, दी जनरल फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, दी जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय the general form of arithmetic progression is given by जनरल फॉर्म ऐसे a, अगर कॉमन डिफरेंस को हम एक a में जोड़ दिया, ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से फिर d जोड़ा तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d a प्लस 3d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ठीक है। अब इसके पहले वाले टर्म में क्या होगा, a प्लस, इसको लिखो मत, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसी में तो एक जोड़ रहा है ना, तभी तो आ रहा है। n की जगह पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 0 है, 0 प्लस डी डी, डी प्लस डी 2d, 2d प्लस डी 3d। उसी तरह से n माइनस 2 इंटू डी प्लस 1, मतलब n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म निकल गया। कितना निकल गया, nth टर्म। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, d। फर्स्ट टर्म क्या है, समझ आ गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसको यहां से नहीं लिखना, यहाँ लिखो, इधर देखो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, वो क्या हो गया, nth टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, d। सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। Where a is the first term and d is the common difference, d common difference हो गया जी, ठीक है ना। तो देखो इसमें और कुछ नहीं है, अगर a को मान रहे हैं पहला, तो a प्लस b हो गया, तो a1 को लिख सकते हैं ऐसे, a2 लिख सकते हैं ना, a3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसी को आगे हम लोग कर रहे हैं। सेम चीज को रिपीट करने जा रहे हैं, वही देखो a1 जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, a1 प्लस डी करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस जो ऐड करेंगे तो a प्लस डी। a2 में बेसिकली a1 इज इक्वल टू, जब a था ये a2 के बराबर होगा ना, a1 क्या था हमारे पास, a2 क्या हो गया, a1 प्लस डी, a3 क्या हो गया, a2 प्लस डी। तो a2 प्लस डी क्या निकल जाएगा, a1 प्लस 2d। अजी a2 में d ऐड कर रहे हैं, मतलब इसमें फिर से d ऐड कर रहे हैं, तो a1 प्लस 2d। चौथे टर्म में क्या होगा, a3 प्लस d, ये क्या निकल जाएगा, a1 प्लस 3d। देख रहे हो,
A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, तो क्या निकला A प्लस D। इसका मतलब ये एक नंबर लेस है उससे। पहला टर्म को मैंने A माना है, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो फिर A प्लस D हो गया। थर्ड टर्म में जब सेकेंड टर्म में D ऐड किया तो A प्लस 2D हो गया, देख रही हो? ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या आ जाएगा, सिर्फ D निकलेगा ना, वही निकलना चाहिए। क्या आना चाहिए? D। इसको नोट करो, मतलब एक बाद वाला टर्म और एक पहले वाला टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए? D। यही ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो अगर an है तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व कर सकती हो? बताओ, हम क्यों बताए? अभी लिखा था ना मैंने। an है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? an को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो a 1 2 3 इसके फॉर्म में बताना जरा। इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a के नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ तो d लिखना ही है, यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जो ये आ जाए? इसको तोड़ोगी तो क्या आएगा? a प्लस एन डी माइनस डी आएगा, एन डी माइनस डी, और a लिखा हुआ है और यहाँ पर हमको ये देना है, ये लगाना है, मतलब इसके बीच में कुछ लगाना है ये वाला, ताकि ये आ जाए मेरे पास, क्योंकि इसके बराबर लिख रहे हैं ना। ये बताओ बताओ बताओ। हर अगला टर्म प्लस डी के बराबर होगा, तो इसमें माइनस डी करेंगे ना, इस पूरे में क्या करेंगे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, कितना आएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए माइनस, बताओ। ये पहले वाला टर्म है ना, तुम समझ नहीं पा रहे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 1 इंटू डी, टू a प्लस 2 इंटू डी, 3 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू, लिख सकते हैं। तभी तो इसमें n की जगह पे एक बढ़ा दे रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? एक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक समझ में आ गया? इसमें अगर 1 ऐड किया मैंने, n माइनस 2 में प्लस 1 किया, तो n माइनस 1 है ना जी, वही तो लिखे हैं यहाँ पे। मतलब d के जो कोफिशिएंट है, d का जो कोफिशिएंट है वो इससे एक कम होना चाहिए और ये वाला इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, बस वही तो कर रहे हैं। उसी तरह से इसके पहला टर्म क्या आएगा? a प्लस एन माइनस 3 इंटू, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, उसको छोड़ो, यहाँ पर क्या होगा इसके, जैसे कि a1 प्लस डी लिख रहा था, a2 प्लस डी, a3 प्लस डी, अप टू an की जगह पे यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बताओ। अरे यार, यहाँ पर a n माइनस 1 है, इसके पहले वाले टर्म को क्या बोलेंगे? a n माइनस 1, तो a4 में a3 लिख रहे हैं, a n में क्या लिखेंगे? a n माइनस 1 प्लस d, वही तो कह रहे हैं बाबू, क्यों नहीं समझ पा रही? n वेन आने लगा तो दिमाग भी घूम गया क्या? बाकी सब चीज लग रहा था तुम 1 2 3 4 तो कर रही थी, n आ गया तो फिर तुम भी घूम गए, नहीं घूमना है। इसको क्या करो, क्या करोगे इसको नोट कर लो, ठीक है? बात समझा है? इसी तरह से देखो,
A1 A प्लस G1 टू डी, A1 प्लस डी A प्लस डी, इस तरह से हम लोग AN तक जा रहे थे। AN से पहले वाला टर्म क्या आएगा, AN माइनस वन, और ए यहाँ पर जो लिख रहे हैं A प्लस G1 टू डी, A प्लस डी, A प्लस टू डी, A प्लस थ्री डी, यहाँ पर क्या आएगा A प्लस N माइनस टू इंटू डी, ये पहले वाला है ना, हाँ। मतलब इससे एक घटाएंगे ना, तो बस वही हो गया। समझ गया, इसलिए लिखना है लुकिंग एट द पैटर्न्स। देखो मतलब जो पैटर्न को देखते हुए हमको क्या पता लग रहा है, लुकिंग एट द पैटर्न्स, लुकिंग एट द पैटर्न्स, nth टर्म an, nth टर्म, इसको लिखो मेरे को देखो ना, nth टर्म an, nth टर्म an ऑफ द AP with first term A and common difference D is given by an is equal to A plus n minus वन इंटू D। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। जहाँ पर an क्या है, जनरल टर्म क्या है, तो इसके बाद कॉमा देकर लिख लो, वेयर an is called the general term of AP, वेयर an is called the जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है। क्लियर हो ये? ठीक है, अब हम एग्जांपल में जाते हैं एनसीईआरटी का। अगर इसमें कुछ एग्जांपल हो कर सकते हैं। लंबा चलो एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का कराते हैं, हो गया। वेयर an इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। कोई समस्या है? For the AP, example number 1, example number 1 for the AP, थ्री बाई टू, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, so on, ठीक है। so on, write the first term A and the common difference B। बताना, ज़्यादा कुछ नहीं सॉल्व करना है तुमको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, जल्दी बताओ। ए क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सक्सेसिव टर्म से पहले टर्म को घटाओ ना, चाहे किसी भी दो टर्म को लो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, फिर बताओ मेरे को डी क्या है। डी वन बाई टू, पागल हो तो नहीं हो, निकालो डी वन बाई टू।
अरे सक्सेसिव टर्म से पिछले वाले टर्म को घटाना है। मान लो कोई भी दो टर्म लेना है, इसको ले रहे हैं या इसको ले रहे हैं, या इसको ले रहे हैं या इसको ले रहे हैं, कोई दो टर्म को लेना है, लेकिन जो आगे वाला टर्म इधर वाला उससे पहले वाले उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाना है। नहीं होता है माइनस, यही तो डी होता है इसके यार, क्या बात। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म कौन सा हो गया, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, जब भी करेंगे तो थर्ड माइनस सेकंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन देंगे तो -1/2 अगर इसको ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 एक टर्म हो गया जो थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म रखेंगे, डी निकालने के सेकंड टर्म, इसमें ना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1। चेक करना है तो इसको इसको हटा के देखो, इसको देख लो, 1/2 -3/2 देख लो, 1 - 3 -2/2 -1। तो हर हाल में क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट। चलो हो गया, जल्दी करो, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 करके लाना, ठीक है, कुछ खास नहीं है, देना होगा वो किधर गया, चलिए। लिखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द टर्म, डिटरमाइन द AP, determine the AP whose third term is, अब जिसका थर्ड टर्म is 5 and the seventh term is 9। ट्राई करो, determine the arithmetic progression whose third term is 5 and the seventh term is 9। ट्राई करो, फिर करते हैं। फर्स्ट टर्म तो तुम निकालो, तुमको दो टर्म दे दिया ना, दो टर्म के हिसाब से निकालो, फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, फिर AP लिख के दिखाओ क्या है, कुछ टर्म तक करके दिखाओ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 ऐसे करके एक सीक्वेंस वो दिखाओ, AP दिखाओ लेकर, वही तो निकालना है। देखो दो चीज़ तुमको पता है ना, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, बस आगे बढ़ो। क्या लिखो, A3 5 है ना, तो इसको इक्वल 5 करो ना जी, और A6 D है 9 का पास हो गया। उसके बाद निकालो कि AD क्या निकलेगा, इतना तो निकाल ही सकती हो। और 9 में से 5 को घटाओ ना, 9 में से 5 होगा, D तो निकल जाएगा, D निकलेगा। तुमने जितना किया सब सही किया, तुम बस प्रोसीड, आगे तुमसे नहीं हो पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं।
डिटरमाइन द एपी, इसका थर्ड टर्म क्या है 5 है। हाँ, थर्ड अगर हम मानते हैं कि ए हमारे पास फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दो चीज मैंने माना तो, और दो चीज माना है, दो इक्वेशन है हमारे पास। देखो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं हम a3 a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, और सेवंथ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। मेरे पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, काम खत्म। x प्लस वाई वाला किया था ना पेयर ऑफ इक्वेशन में, तो x और y मान के कर दो ना सॉल्व x y के। घबरा क्यों रही हो, इधर देखो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। हटाओ, a से कट गया, 2d माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस 4d, माइनस 4, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू कट गया, d इज इक्वल टू 1, 4/4, d1 आ गया, d1 उठा के किसी में रख, इसमें रख, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है, d की 1 रखोगे 2 into 1 कितना है 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म पता लग गया, तुम बोले ना a दिया नहीं है, निकल गया, a निकल गया, d निकल गया, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस d, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 6 7 8 9, ए भी हो गया। बस यही तो करना था। अब नेक्स्ट ऐसे ही नहीं कर लोगे ना, चलो, क्योंकि देखो अब नेक्स्ट अगर तुम इसी तरह का सवाल नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि तुम इसको समझे नहीं। देखो कर लोगे पक्का, भरोसा कर रहे हो, करना ही पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं है, बस नंबर्स बदल जाएंगे, डाटा क्या बदलेगा, डाटा, डाटा मतलब संख्या जो है। देखो डिटरमाइन द एपी वो 8th टर्म क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 8th टर्म इज 37। तुम नया सवाल लिखो, तुम उसी में काट के मत करो, नया सवाल लिखो। 12th यहाँ पर क्या है 12th टर्म इज 57। बस डिटरमाइन करो, बस क्या वही सवाल में खाली वैल्यू चेंज कर दिया मैंने, तुमको बस सोल्व करना है, हमको देखना है यार। अब हम समझ गए, तुमको जैसा सवाल हम सोल्व कराएंगे ना उसी तरह का तुमको भी करना होगा, तब जाकर सीखोगे तुम। करो बोलो, इक्वेशन फॉर्म करो, ए डी की वैल्यू निकालो, फिर बताओ ए पी क्या होगा, जल्दी। मैं कर रही हूँ, आप करना। हम कर रहे हैं, तुम अपना करो, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछती रहोगी, कब तक सहारा लेके चलोगी यार, कभी तो समय आएगा जब खुद से करना होगा।
आ गया तो फिर डिटरमाइन द एपी कौन करेगा यार, आधा अधूरा करके बेटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस 5 करोगे कितना आएगा 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 प्लस 5 है सोन, यही तो एपी निकालना था, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है डिटरमाइन द एपी और एट्थ टर्म इज ये। ऐसा हम 50 सवाल में कर दोगे कितना कितना, हाँ घबरा क्यों रही हो, 1000 ही बोलते तो खुशी खुशी बोलो हाँ मिठाई की तरह कि मिठाई मिला। देखो 50 सवाल जब कर लोगी 51वां में ना सोचना नहीं पड़ेगा कुछ, इतना अभ्यास करना पड़ेगा बस, दैट्स इट, हो गया। तो कल करेंगे हम लोग।